friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express। कॉमर्स नेट एक्सप्रेस से आप जुड़ सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की या फिर डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, रीट, एचएसएससी की। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज को जो सेशन है वो डीएसएसबी टीजीटी जीके जीएस सेक्शन का है, जो प्रीवियस ईयर 2018 में टीजीटी के एग्जाम में आए थे। टीजीटी के सेक्शन 1 में जीएस और जीके का जो क्वेश्चन पेपर आया था उस सेक्शन का आज सॉल्यूशन हम करेंगे। जितनी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी रिक्रूटमेंट आती हैं वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं रियल टाइम पर, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि कब कौन सी वैकेंसी निकल रही है, या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आपको इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वयं पोर्टल डैश के लिए मंच है। आपको बताना पड़ेगा कि जो स्वयं पोर्टल है डैश के लिए मंच है। फर्स्ट, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए। सेकंड, परियोजना निगरानी के लिए। थर्ड, वृत्त खुले ऑनलाइन कोर्स के लिए। फोर्थ, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के लिए सार्वजनिक जमा स्थल। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है थर्ड, वृत्त खुले ऑनलाइन कोर्स। ये एक ऑनलाइन कोर्स एजुकेशन पोर्टल है जहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज होते हैं सब ऑनलाइन फ्री ऑफ कोर्स मिल जाते हैं और गवर्नमेंट ने ये चलाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता। सेकंड, पंडित रमाबाई पुणे। दोनों सही हैं, दोनों गलत है। देखिए माय डियर, ये दोनों ही सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता से थे और पंडित रमाबाई पुणे से थी, और ये दोनों ही समाज सुधारक हुए हैं। पहला अखिल भारतीय संघर्ष ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। फर्स्ट कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेक्ट सत्याग्रह और चंपारण। तो इसमें से आपको आंसर देना पड़ेगा कि पहला अखिल मतलब पूरे जो देश में जो लागू हुआ था जो संघर्ष या फिर आप कह सकते हो आंदोलन, वो कौन सा था। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो 1920 में आया था असहयोग आंदोलन, ये था। जो असहयोग आंदोलन था वो अखिल भारतीय आंदोलन रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोलेक्ट एक्ट की, तो रोलेक्ट एक्ट आपको पता होगा ये 1919 में आया था। रोलेक्ट एक्ट आने पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वही हुआ था। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह 1917 में आया था, और 1905 में आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो लेकिन इसका जो आंसर है वो है असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित को मिलाइए। आपके सामने कुछ सागरों के नाम हैं और साथ में उधर कंट्रीज रखी हुई हैं। आपके सामने कंट्रीज हैं तो इनको आपको मिलान करना है। तो बताइए आप, काला सागर कहाँ पर है, या काला सागर कौन सी कंट्री के पास है? तो माय डियर फ्रेंड, काला सागर है बुल्गारिया जहाँ पर है वहाँ पे काला सागर है। इसके अलावा इरिट्रिया की बात करें तो लाल सागर। पीला सागर आपको चीन के बारे में आजकल पता चल रहा होगा, चीन में एक पीली नदी बहती है, वहाँ पे एक पीला सागर है चीन के पास। कैप्सियन सागर कजाकिस्तान कैप्सियन सागर के पास सिचुएटेड है। तो इसका राइट आंसर है सी। फिफ्थ, निम्नलिखित में से भारत में साक्षरता दर में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त है? यहाँ पे द्वितीय स्थान की बात करते, फर्स्ट की नहीं। दिल्ली, लक्षद्वीप, मेघालय, गोवा। फर्स्ट का सभी को पता, केरल काफ़ी फेमस है इंडिया में, जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है जो है 94.0%। ठीक है, लेकिन हम जब सेकंड की बात करते हैं तो कौन आता है? सेकंड पे आता है लक्षद्वीप, जहाँ पर 91.8% साक्षरता, जहाँ पे 91.8% साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास सूचकांक से बना है। मानव विकास सूचकांक किससे बना है, किससे रिलेटेड है? साक्षरता दर से, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, थर्ड जीवन स्तर, फोर्थ जीडीपी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका सही विकल्प चुनिए। 1 और 2 केवल, उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 1, 3, 4। तो देखिए जो मानव विकास सूचकांक है इससे कोई लेना देना नहीं जीडीपी से। और जो मानव विकास सूचकांक है ये सबसे पहले जो लेकर आया था वो अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान से, जिनका नाम था महबूब
उल हक, ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। 1990 में इन्होंने ही ये मानवता विकास सूचकांक दिया था। इंडिया में अगर किसी ने लागू किया था तो ये अमर्त्य सेन कोई भारतीय अर्थशास्त्री थे, उन्होंने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 7, एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई? कुलदीप नायर, वी.एस. नायपाल, अटल बिहारी वाजपेयी, एम. करुणानिधि। तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक थी या बुक थी वो वी.एस. नायपाल ने राइट की थी। ये अंग्रेजी या इंग्लिश लैंग्वेज के साहित्यकार रहे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जुलाई 2018 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इनमें से गलत की बात करें, कथन ज्ञात करें। फर्स्ट कथन है, भारतीय इंजीनियर सोनम वांगचुक को लद्दाख में उसके अध्ययन कार्य के लिए चुना गया है। सेकंड, भारतीय मनोवैज्ञानिक भारत वातवानी को मानसिक रूप से पीड़ित आवारा घूमते लोगों के कार्यों के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार का नामांकन सिंगापुर के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है, या दोनों, 1 और 2? तो आपको बताना होगा कि जो जुलाई 2018, देखो अब तो जा चुका है, लेकिन उस टाइम ये क्वेश्चन पेपर में आया था 2018 से। आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो आपको ये पता चलेगा, प्रीवियस ईयर जो अगर सोल्यूशन करते हो तो ये पता चलता है कि जो किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम में। हम डीएसएसबी की बात कर रहे हैं। डीएसएसबी में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में, जो करंट से रिलेटेड होते हैं या फिर जो जीएस के होते हैं और जीके के होते हैं। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? 2018 के जो रैमन पुरस्कार हुए थे उनकी घोषणा की गई थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है कि भारत के जो इंजीनियर है सोनम वांगचुक, आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं यूट्यूब पे, आपने उनको देखा होगा, चाइना के खिलाफ काफ़ी बोलते हैं वो। तो उनको एक बार तो 2018 में उनको भी चुना गया था, और साथ में भारत के भरत वातवानी जो मानसिक रूप से पीड़ित आवारा घूमते लोगों के लिए कार्य करते हैं उनको भी चुना गया था। ये दोनों ही सही हैं, लेकिन जब बात करते हैं इसके पुरस्कार का नामांकन सिंगापुर के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम से रखा गया है। नहीं, ये सिंगापुर के नहीं थे, ये फिलीपींस के थे राष्ट्रपति। 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में इनकी घोषणा स्टार्ट की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 4th। क्वेश्चन नंबर 9, 18वें एशियाई खेल 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक होंगे। इसके बारे में ये सत्य होगा, सत्य कथन चुनिए, आपको सत्य कथन चुनना है। फर्स्ट, 2022 एशियाई खेल चीन में होंगे। सेकंड, 2018 के एशियाई खेलों का सिद्धांत एशिया की ऊर्जा है। थर्ड, एशियाई खेल 2018 के भिन्न भिन्न एक पक्षी, आतुंग एक हिरण और काका एक सींग वाला गैंडा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसमें से कौन सा रॉन्ग है। उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आने वाले टाइम है, उस टाइम में जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था ये 2018 का आया था, क्योंकि एग्ज़ाम भी 2018 में हुआ था। लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? देखिए, ये जो चीन में जो होगा ये बिल्कुल सही है। 2022 में एशियाई खेल जो होंगे वो चीन में होंगे, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है, ये भी जो 2018 में एशियाई खेल होने हैं हुए थे, उनका जो सिद्धांत था वो था एशिया की ऊर्जा। और जो थर्ड, एशिया खेल 2018 के जो भी उन लोगों ने वो लोगो जो लेते हैं ना, ये कौन यही लिए थे उन लोगों ने, जैसे कि थे एक पक्षी, एक हिरण और एक सींग वाला गैंडा। तो ये तीनों सही है हमारे। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में डैश चीन में हुए मैच में डैश को हराया। तो आपको बताया 2018 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें कौन सी कंट्री की खिलाड़ी ने कौन सी कंट्री के खिलाड़ी को हराया था। तो आपको बताना पड़ेगा, पीवी सिंधु ने कैरोलिन को हराया था, कैरोलिना, और या फिर कैरोलिना मारिन ने पीवी सिंधु को, या फिर कैरोलिना मारिन और पीवी सिंधु बीजिंग, ये बीजिंग में हुआ तो उसमें हराया था कैरोलिना ने, या पीवी सिंधु ने नोजोमी ओकुहारा को बीजिंग में हराया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2018 में जो बैडमिंटन हुए थे
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी वो नानजिंग में हुई थी, जो चाइना में है। और यहाँ पर कैरोलिना एक स्पेन की खिलाड़ी हैं, उन्होंने पीवी सिंधु को हराया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। 11 निम्नलिखित में कौन सी नदी केरल में नहीं बहती? तो बताइए आप, काबिनी, नैयर, भाविनी या फिर वैगई। हम केरल की बात कर रहे हैं, कौन सी नदी केरल में नहीं बहती। माय डियर फ्रेंड, आपके लिए जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काबिनी, नैयर और भाविनी ये केरल से रिलेटेड हैं, लेकिन वैगई ये नहीं है, जो केरल में नहीं बहती, साउथ की है। लेकिन जो आपने सुना होगा मदुरई एक सिटी है जो वैगई नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये काफ़ी फेमस है उधर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, तेल और गैस भारत के कुल ऊर्जा खपत का 35% है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। दोनों गलत है या दोनों सही है? इन दोनों में से आपको बताना कि कौन सा, ये दोनों कथन सही है या गलत है, आपको ये बताना है, या इनमें से कौन सा एक सिंगल है वो भी बता सकते हो आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो दोनों ही सही हैं कि भारत है चाइना और अमेरिका के बाद तेल और गैस में जो खपत करता है वो 35% हमारे देश में ही तीसरा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तीसरा नंबर पे आता है चाइना और अमेरिका के बाद। साथ में तेल और गैस ऊर्जा की कुल ऊर्जा खपत का 35% इंडिया में होता है। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, रामसर सम्मेलन डैश से संबंधित है। वन पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र। जो रामसर की बात करें, रामसर सम्मेलन जो होता है वो रिलेटेड है आर्द्र भूमि से। ये जो है ये है ईरान में, जो ईरान जो कंट्री है उसके अंदर रामसर सम्मेलन होता है और यही करवाता है, क्योंकि यहाँ पर एक आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पे आर्द्र भूमि पाई जाती है। तो ईरान कंट्री है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री। तो आपको बताना पड़ेगा, जो अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं वो एक्चुअली प्रधानमंत्री होते हैं। यस, तो अंतर्राज्य परिषद जो हम बात करते हैं अनुच्छेद 265, इसके अंतर्गत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो जितने भी राज्य होते हैं उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक जो लेते हैं, उस परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। 15, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी विश्व की प्रथम $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है? तो माय डियर फ्रेंड, वो एप्पल है जो $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसमें जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं लगा? फर्स्ट, दार्जिलिंग चाय, सेकंड, तिरुपति लड्डू, थर्ड, मैसूर पेट या पगड़ी, फोर्थ, बंटाकल चमेली। तो आपको पता होगा जो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मतलब हम किसी चीज़ को उसकी जियोग्राफिक लोकेशन से जानते हैं। लाइक जो हमारे जो जैसे हम कहते हैं कुल्लू का सोल है, कांगड़ा की चाय है, या मधुबनी पेंटिंग जो बिहार से रिलेटेड है, या सोलापुरी चादर है, मैसूर का सिल्क है, वो किससे रिलेटेड है? वो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया गया है उनको कि ये उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पाई जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, उनकी पहचान है वो। तो ये कह रहे इनमें से कौन सी नहीं है जिसको आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं मिला है? तो माय डियर देखो, दार्जिलिंग की चाय है उसका भी नाम आपने सुना होगा, तिरुपति लड्डू है वो भी आपको नहीं सुना होगा, मैसूर की जो पगड़ी है वो भी काफ़ी फेमस है उसके जियोग्राफिकल लोकेशन से। लेकिन बंटाकल चमेली है ये इसको आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं मिला हुआ। 17, निम्नलिखित में भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अध्यादेश प्रावधान से संबंधित है? देखो, आपको पता होगा अध्यादेश जो कौन पारित कर सकता है, सबसे पहले वो कर सकता है हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पारित कर सकते हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 123 में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दी गई सभी विकल्प चुनिए। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में वनस्पति तेल ठोस वसा में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड है, वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबड़ अधिक टिकाऊ पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। दोनों सही है या दोनों गलत है? वैसे तो आंसर इसका ये है कि दोनों सही है। 19, जुलाई
जुलाई और अगस्त 2018 में लोम्बाक इंडोनेशियाई द्वीप समूह में शक्तिशाली भूकंप आया और 500 लोगों की जान गई। भूकंप के बारे में सही कथन चुनिए। हमें भूकंप के बारे में बताना है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करके मापी जाती है। बी, भूकंप का परिमाप मरकरी पैमाने का प्रयोग करके मापा जाता है। सी, उपयुक्त दोनों सही है, उपयुक्त दोनों गलत है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, दोनों सही है। हम जब तीव्रता की बात करते हैं तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर, लेकिन परिमाप की बात करते हैं तो मरकरी पैमाने पर इस भूकंप का परिमाप मापा जाता है। दोनों सही है। 20th, नासा के पार्कर जांच उपग्रह का एक उद्देश्य सौर पवनों उद्भव का अध्ययन करना है। हमारे ब्रह्मांड पर सौर पवनों का प्रभाव क्या है। देखो, एक नासा ने 2018 में एक पार्कर नाम का जो सैटेलाइट है वो स्पेस में भेजा था। वो किस लिए भेजा गया था वो ये जानना चाह रहे हैं। वो एक्चुअली भेजा गया था कि जो सूरज की जो किरणें आती हैं, सनलाइट जो आती है, उसका प्रभाव को जांचने के लिए, ठीक है, उसके बारे में मीन्स डिस्कवरी करने के लिए। तो ये जो हमारे ब्रह्मांड में जो वो सौर पवनें हैं उनका क्या प्रभाव होता है, वो कहाँ इफेक्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को। तो पहला है, वे पृथ्वी पर प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो सनलाइट आती है वो प्रकाश तो उत्पन्न करती है। सेकंड, वे सूर्य के चारों ओर पुच्छल बिंदु की पूंछ बनाती हैं। या फिर थर्ड, वे पृथ्वी पर दूर संचार को प्रभावित करती हैं। तो इसका आंसर दीजिए। केवल एक या एक और दो, केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी केवल 3। माय डियर फ्रेंड, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1 और 3। देखो, एक तो हमारे वो जो दूर संचार जो हमारे सैटेलाइट हैं ऊपर जो रहती है और जिनसे हमें जितने भी हमारे इंटरनेट वगैरह कनेक्टेड हैं वो इसी को प्रभावित करती हैं। एक तो जो पवनें आती हैं, सौरमंडल की जो पवनें आती हैं उनको हमारे दूर संचार को प्रभावित करती है और साथ में वो हमारे पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रकाश रखती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 3rd। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपके DSSB हो, KVS, NVS, आपको सोल्यूशन जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका सोल्यूशन भी मिलेगा और साथ में मॉक टेस्ट सीरीज़ हम चलाते हैं, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके फुल कोर्स मिलेगा आपको, जितने भी मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, सारी की सारी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे करवाई जाती हैं। तो आप हमसे जुड़े रह सकते हो। इसके लिए आपको हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक कीजिए।